हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये जो लॉज ऑफ मोशन है, मतलब इन जनरल हमको लगता है कि दिस इज द अबाउट थ्री लॉज, स्टडी ऑफ थ्री लॉज ऑफ मोशन दैट इज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, वो सही बात भी है कि इस चैप्टर में मैक्सिमम चीजें हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट आइजैक न्यूटन से पहले भी कुछ डेवलपमेंट हुए थे। ठीक है, तो वो सब थोड़ी चीजें भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे क्या क्या हुआ था। द अदर थिंग इज कि यहाँ पे देखिए बेसिक जो स्टडी है वो दैट इज अबाउट फोर्स। तो फोर्स से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जैसे फोर्स से रिलेटेड टर्म हो गया मोमेंटम, इम्पल्स। ठीक है, सो वो सारे टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है, वो टर्म्स का मीनिंग क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें भी इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। नाउ सिंस दिस वीडियो इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, सो डोंट इग्नोर दिस इंट्रोडक्शन बिकॉज इंट्रोडक्शन इज अबाउट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि फोर्स क्या चीज होता है, ठीक है, और जो बेसिक थिंग अबाउट द थ्री लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? ठीक है, अब देखिए सपोज कर लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इट इज एट रेस्ट। Now this body is going to stay in the same state unless it is acted upon by some external force. External force, जब तक कोई external force यहाँ पे act नहीं करेगा, ये body it will stay in the same state of rest. ठीक है? Now suppose it is moving in this direction with velocity v. It is already moving in this direction with velocity v. ठीक है? ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है with velocity v. कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, ये और ज्यादा जोर से मूव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका स्टेट चेंज हो गया, ये यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चला जाएगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, सिमिलरली इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अब क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज होगा और ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ये रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगेन वेलोसिटी को हम लोग चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब अलग एक और सिचुएशन, सपोज कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और इसको मैं अगर ऐसे पुश कर दूं तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे मुड़ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी, यू आर गोइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो दिस फोर्स, दिस इज एन एक्सटर्नल एजेंट, दिस इज एन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। तो ये एक्सटर्नल एजेंट क्या करता है? इट चेंजेस द स्टेट ऑफ ए बॉडी। ठीक है, स्टेट ऑफ ए बॉडी। अब ये स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब क्या है कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में आ सकता है। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में आ सकता है, यूनिफॉर्म मोशन से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जा सकता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्यों बोल रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन? क्योंकि देखिए आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, आप वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, दैट मींस यू आर चेंजिंग द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है दैट मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो फ्रॉम स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन से आप स्टेट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हैं, क्यों? बाय अप्लाइंग सम फोर्स। ठीक है, सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट that changes the state of a body by changing it from state of rest to state of motion or from state of uniform motion to non-uniform motion. ठीक है, so this is the basic idea of force. But ये जो force है ये it can be of two types. ठीक है, it can be of type contact force. Contact force मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट दिस कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट एक्ट करेगा। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इस चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि सपोज कर लीजिए एक चार्ज है यहाँ पे दूसरा एक चार्ज है, तो इस चार्ज को अगर मैं इसके पास लेके चला गया, ठीक है, तो मुझे इसको पास में आना है, इसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं भी आएगा, तो इसको अगर पास में चलाएगा तो ये चार्ज यहाँ पे मूव कर जाएगा ना, रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस दे रिपेल। ठीक है, ये हम लोग सेकंड ईयर में देखेंगे। बट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है कि विदाउट टचिंग इफ यू आर एबल टू एक्सर्ट सम फोर्स, सो दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो फोर्स कैन बी ऑफ टू टाइप, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, वो हम लोग सेकंड ईयर में देखेंगे।
तो बेसिकली दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस द स्टेट ऑफ ए बॉडी by changing it from state of rest to state of motion or from uniform motion, from state of uniform motion to state of non-uniform motion. Forces are of two types, contact force and non-contact force, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स को भी हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स मतलब ये दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो यहाँ से जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो उस टाइम में तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लग रहा ना, ठीक है। सो ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ फोर्स, ठीक है। बेसिक आइडिया ऑफ फोर्स के बाद आ गया एरिस्टोटल्स फैलेसी। एरिस्टोटल्स फैलेसी, ठीक है। एरिस्टोटल्स फैलेसी मतलब उनका उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, बट उस स्टेटमेंट में कुछ गलतियां थी। तो उनका स्टेटमेंट मतलब मोशन से रिलेटेड जो फर्स्ट सबसे पहला जो लॉ था या ऑब्जर्वेशन था वो एरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। सो एरिस्टोटल्स फैलेसी मतलब उनकी गलती, फैलेसी मतलब गलती, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो टू मेंटेन द मोशन मतलब इस वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए आपको एक फोर्स चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे कि सपोज कर लीजिए कि एक खिलौना है, ठीक है, एक टॉय कार या टॉय बस, ठीक है, ये उसके व्हील हो गए। अब इसको एक स्ट्रिंग से बांध दिया, ठीक है, और ये एक बच्चा है जो इसको मतलब इसको स्ट्रिंग को पकड़ के रखा है और स्ट्रिंग को खींच रहा है, ठीक है, और खींच के आगे ले जा रहा है, तो ये बस मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बस है ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला कि इस कांस्टेंट वेलोसिटी को मूव करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। मतलब इस डायरेक्शन में तो एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ये लड़का स्ट्रिंग को खींच रहा है, स्ट्रिंग बस के साथ कनेक्टेड है। तो एरिस्टोटल का कहना था कि अगर हमको एक ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करना है तो वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब इन ऑर्डर टू कीप ए बॉडी इन मोशन फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इन ऑर्डर टू कीप ए बॉडी इन मोशन force is required, force is required, ठीक है। now this was stated by Aristotle, ठीक है। अब ये देखिए अगर नॉर्मल ऑब्जर्वेशन करें मतलब जैसे अगर किसी को फिजिक्स का आइडिया नहीं है, ठीक है, तो वो तो इसको ठीक ही समझेगा कि इसको ऑब्वियसली इसको मूव करने के लिए तो फोर्स चाहिए, ठीक है। बट ये एक गलत स्टेटमेंट था, ठीक है, ये एक गलत स्टेटमेंट था और इस गलती को प्रूफ किया गैलीलियो ने, गैलीलियो, ठीक है। अब गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया कि उसने क्या किया, एक ऐसा सरफेस लिया, ठीक है, ये सरफेस को उसने बहुत पॉलिश किया, ठीक है, बहुत पॉलिश किया तो यहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एक बॉल है इस साइड में, अब बॉल को जब इस साइड से छोड़ा तो बॉल यहां से रोल होते हुए यहां पे कहीं पे जाकर रुक गया, ठीक है। अब रुका क्यों, मतलब फ्रिक्शन है इसलिए रुक गया, ठीक है। अब देखिए बॉल यहां से यहां पे आया है, यहां से यहां पे क्यों आया है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी ने उसको नीचे की तरफ खींचा। बट ये बॉल आगे क्यों जा रहा है, बॉल आगे क्यों जा रहा है, इस डायरेक्शन में जब बॉल मूव कर रहा है तब तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब गैलीलियो ने क्या किया, सरफेस को और स्मूथ किया, तो जो जितना स्मूथ ज्यादा किया तो बॉल मतलब उतना ही आगे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां आने का मोशन, द मोशन दैट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पार्ट, इस पार्ट पे जो मोशन हो रहा है दैट मोशन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी बॉल को नीचे खींच रहा है। बट बॉल जो यहां से लेकर यहां गया, व्हाट इज द कॉज, यहां पे तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसको जितना ही आगे हम लोग स्मूथ करते गए बॉल उतना ही आगे जाता जा रहा है, ठीक है, बॉल उतना ही आगे जाता है।
तो इसका मतलब इस जगह में इन दिस हॉरिजॉन्टल पार्ट देयर इज नो फोर्स रिक्वायर्ड, no force is required to maintain the motion. That means if a body is moving with constant velocity, if a body is moving with constant velocity, it will continue to move. देखिए ये रुका क्यों? Because of rough surface. जब सरफेस को पॉलिश किया, स्मूथ किया, ठीक है, तो ऑपोजिशन फोर्स जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस टू मोशन, ठीक है, उसको भी फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे, फ्रिक्शन हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे, वो फ्रिक्शन ही था एक्चुअली, बट जितना सरफेस को स्मूथ किया है, जितना सरफेस को स्मूथ किया है, ये बॉल उतना ही आगे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पार्ट में मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, ठीक है, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, इनफैक्ट ए बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन, मतलब ये अगर पूरा स्मूथ टिल इंफिनिटी तक होगा तो ये बॉल इंफिनिटी तक जाता ही जाएगा, ठीक है, इट विल कंटिन्यू टू मूव टिल इंफिनिटी। सो दैट मींस फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन मोशन, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट मोशन। देखिए बॉल यहां से यहाँ पे क्यों आया था? Because of force, because of gravitational force, ठीक है। So force is required to initiate motion, motion को initiate करने के लिए चाहिए, but force is not required to maintain motion, motion को maintain करने के लिए force नहीं चाहिए, ठीक है, ঠিক আছে, मतलब মোশনটো মেইনটেইন কৰিবলৈ কাৰণে ফোর্স নেলাগে, ঠিক আছে, বস্তু এটা নিজে নিজে মুভ কৰি থাকিব। So that means force is not required to maintain motion. A body in state of motion will continue in the same state of motion, ठीक है, until it is acted upon by some external force, ठीक है, and this is your law of inertia. This is law of inertia. So actually law of inertia was given by Galileo, ठीक है, law of inertia was given by Galileo. So law of inertia was given by Galileo, but we say that the law of inertia was given by Newton because Newton, what he did was he combined the entire concept of this force and he gave the two more laws, the second law of motion and the third law of motion. So the three laws together are called laws of motion and it is contributed to Sir Isaac Newton. तो गैलीलियो ने इस बेसिस पे मतलब इनर्शिया को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया कि देखिए अगर सपोज कर लीजिए कि बॉल जो है ना ऑलरेडी यहाँ पे है, मतलब बॉल को आपने डायरेक्ट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पार्ट में प्लेस किया है, ठीक है, यू आर प्लेसिंग द बॉल इन द हॉरिजॉन्टल पार्ट, ओके, नाउ इफ द बॉल इज जस्ट प्लेस्ड एट द हॉरिजॉन्टल पार्ट, व्हाट विल हैपन? इज इट गोइंग टू मूव? इट इज नॉट गोइंग टू मूव बिकॉज इट इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। सो ए बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट will stay in the state of rest until it is acted upon by some external force, मतलब जब तक बॉल पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा ये बॉल स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, ठीक है। सो बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट विल रिमेन इन सेम स्टेट until acted by external force, ठीक है। अच्छा, अब बॉडी को जब मैंने यहां से छोड़ा था तब तो ये यहां पे मूव कर ही रहा है, ठीक है, अब इस पार्ट में तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, until it is acted upon by some external force. Body in state of uniform motion will continue in same state until acted upon by some external force, until acted by external force, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया है इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया का जो जनरल मीनिंग है इनर्शिया, इट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहता है कि वो रेस्ट में रहे, ठीक है, वो अपने आप मूव नहीं करेगा, ठीक है, तो वो रेजिस्ट करेगा मोशन को। बट अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो कोशिश करेगा कि वो इसी स्टेट में रहे,
ठीक है, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, बट स्टेट को चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, सो दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होगा तो इन ए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब बॉडी विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। सो एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless acted upon by some external force, unless acted upon by some external force, external force अगर act नहीं करेगा तो it will stay in the state of rest or of uniform motion in a straight line. ठीक है, so this is the law, first law, that is Newton's first law. This is also called law of inertia, law of inertia. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, अगर F net force acting on the object is zero, net force acting on the body is zero, so this implies net acceleration is also zero. मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा, फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। बट अब अगर फोर्स एक्ट करेगा, इसका मतलब देखिए, इफ फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, इसका मतलब अगर फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकता है। ठीक है, सो इफ नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, देन द नेट एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी इज जीरो एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया का ये मैथमेटिकल मीनिंग हो गया। ठीक है, now let us proceed to the second law of motion, that is the most important law. ठीक है, मतलब इनफैक्ट जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ इज द प्राइमरी लॉ। सेकेंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, दोनों लॉ को डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो बेसिकली जो ये जो लॉ है, इट रिलेट्स फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस लॉ प्रोवाइड्स ए रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, बट इस लॉ को समझने के लिए हमको एक टर्म को समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, डिनोटेड बाय द सिंबल P एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का जनरल मीनिंग होता क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी। ठीक है, मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू m इंटू V, वेयर m इज द मास एंड V इज द वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, अब हमको यहां पे देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन चीजें हमको पता है, फिर भी हम लोग को थोड़ा इस पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि सपोज कर लीजिए दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दिस इज मास m1, दिस इज मास m2। ठीक है, नाउ मतलब ये सपोज कर लीजिए m2 इज ग्रेटर देन m1, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। ठीक है, नाउ बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, ठीक है, तो अब इसको रोकना है। ठीक है, दोनों को रोकना है, मास m2 एंड m1 is greater than m1, both are moving with same velocity. Now greater force will be required to stop m2, greater force will be required to stop m2, greater force required to stop m2।
ठीक है, ये होगी पहली चीज। सेकेंड थिंग इज, सपोज दो मास है, दोनों आइडेंटिकल मास है, मास सेम है, ठीक है, बट नाउ दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v2। इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है। अब v2 इज ग्रेटर देन v1, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ v2, ये ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब किसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए? इसको, ठीक है। सो ग्रेटर फोर्स required to stop body moving with velocity v2, मतलब जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उसको स्टॉप करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। इस केस में अगर वेलोसिटी सेम रख रहे हैं तो जिसका मास ज्यादा है उसको स्टॉप करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, ठीक है। सी व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस? ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप m2। अब सी what is our goal? To stop the two masses. When you are stopping, what is the momentum? When they stops, जो दोनों मास रुक गए तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, so momentum is also zero. So that means when you are applying some force, there is a change in momentum. ठीक है, इस केस में मोमेंटम चेंज ज्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल मोमेंटम ज्यादा है। सिमिलरली फॉर दिस केस चेंज इन मोमेंटम विल बी मोर, व्हाई? बिकॉज इसका इनिशियल मोमेंटम ज्यादा है, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है। सो दैट मींस ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम इन ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि यहां पे टाइम भी तो इन्वॉल्व है, जब आप रोकेंगे तो इट विल टेक सम टाइम आल्सो, ठीक है। सो फ्रॉम दैट वी हैव द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dp by dt, ठीक है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इज proportional to rate of change in momentum. Force is proportional to rate of change in momentum. Now if you remove this proportionality symbol, एक constant आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F is equal to K dp by dt. So ये जो K है, this is the proportionality constant. This K is the proportionality constant, ठीक है। अच्छा, now see what is momentum? Momentum is mass into velocity. Momentum is mass into velocity. So if I substitute this, so F is equal to K dp by dt. So जो P है, P की जगह पे क्या हो जाएगा? P की जगह पे आपका हो गया m into v, ठीक है। अच्छा, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए d by dt ऑफ x y अगर है, दो टर्म है, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? x dy by dt प्लस y dx by dt। तो दिस इज, अगर ऐसा प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, तो डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है। तो ये चीज यहां पे अगर अप्लाई करें, यहां पे m और v दो टर्म है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k m dv by dt प्लस k v dm by dt, ठीक है। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ, बट इसको अभी थोड़ा रिफाइन करना बाकी है। रिफाइन कैसे करेंगे? देखिए यहां पे दो चीजें हैं। पहले टर्म में जो फर्स्ट टर्म में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सेकेंड टर्म में मास चेंज हो रहा है, ठीक है। बट अगर हम लोग एज्यूम करें कि मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा है, इफ यू एज्यूम दैट मास इज कांस्टेंट, तो इफ मास इज कांस्टेंट देन dm by dt विल बी जीरो। इफ मास इज कांस्टेंट देन dm by dt विल बी जीरो। तो ये सेकंड टर्म है, ये एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट टर्म को अगर देखें तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू km dv by dt. Now what is dv by dt? dv by dt is acceleration. dv by dt is acceleration. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? kma. f इज इक्वल टू kma, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एसआई सिस्टम में न्यूटन,
ठीक है, मास हो गया आपका केजी, एक्सेलरेशन हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब अगर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो न्यूटन को हम लोग लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू के, और ये हो गया आपका 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसका वैल्यू कितना आएगा, k इक्वल टू 1। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में k का वैल्यू अगर 1 आ गया तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया F इज इक्वल टू ma, जो बचपन में हम लोगों ने क्लास 9 में देखा था कि सेकेंड लॉ में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m इंटू a, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया F इक्वल टू ma, बट ये कंडीशन कब होगा, ये कंडीशन होगा जब मास कांस्टेंट है, जब मास कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आया, एक तो मास कांस्टेंट है तब F इक्वल टू ma होगा, दूसरा चीज है कि k का वैल्यू क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में k का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन था F इज इक्वल टू k m dv by dt प्लस k v dm by dt, ये रिलेशन में ये जो k है, k का वैल्यू 1 है, तो k को यहाँ पे मैंने अभी रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये फोर्स का एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, k को मैंने रिमूव कर दिया है। अब अगर हम लोग एज्यूम करें कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये जो टर्म है, ये टर्म जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो dv by dt का वैल्यू कितना होगा, dv by dt का वैल्यू जीरो होगा, dv by dt का वैल्यू जीरो हो गया, dv by dt का वैल्यू जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म बच गया, तो मतलब फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू v dm by dt, F इज इक्वल टू v dm by dt, ठीक है। ये कैसे सिचुएशन में यूज होगा, अब बोल रहे मास तो यार कांस्टेंट होता है, मास चेंज कैसे होगा, रॉकेट प्रोपल्शन में जब रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसका तो फ्यूल बर्न होता रहता है, तो उसका तो मास चेंज होता रहता है, ठीक है। तो वैसे केसेस में हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज द केस व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड मास इज चेंजिंग, तब फोर्स का एक्सप्रेशन ये होगा, ठीक है। मास इज चेंजिंग एट रेट dm by dt, dm by dt is the rate of change in mass, so rate of change in mass into velocity is force, ठीक है। this is the case when velocity is constant, if mass is constant then we have F equal to ma, ठीक है। अच्छा, now the another concept is, see now the next concept is, see from second law we have F equal to dp by dt, ठीक है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dp by dt, बट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो 1 हो गया, तो F इक्वल टू मैंने लिखा dp by dt, ठीक है। अब इसको मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इफ आई राइट दिस इन वेक्टर फॉर्म सच दैट F इज इक्वल टू सपोज fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, मतलब दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, fy y कंपोनेंट ऑफ फोर्स, fz k कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मतलब दिस इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग x एक्सिस, component of force along y axis, component of force along z axis, ठीक है। तो सिमिलरली मोमेंटम को अगर ब्रेक करें, मोमेंटम px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप, तो ये वैल्यूज जो है अगर यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये जो फोर्स है ये क्या हो जाएगा, fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप इज इक्वल टू, ये सारे टर्म्स p के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होंगे, d by dt सबके ऊपर ऐड करेगा, तो i कैप dpx बाई तो i कैप dpx बाई dt प्लस j कैप dpy बाई dt प्लस k कैप dpz बाई dt, ठीक है। अब अगर हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट करते हैं, इसको इसके साथ करते हैं, दिस इज मतलब fx, see this component, this force is responsible for this change in momentum, ठीक है। तो इसका मतलब fx इक्वल टू हो गया dpx by dt, ठीक है, fy इज इक्वल टू हो गया dpy by dt, ठीक है, और fz इक्वल टू हो गया dpz by dt, ठीक है। so that means this force is responsible for this change in momentum, this force is responsible for this change in momentum,
दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज इन मोमेंटम, मतलब Fx Px को चेंज कर रहा है, Fy Py को चेंज कर रहा है, Fz Pz को चेंज कर रहा है, Fx Py को चेंज नहीं कर सकता है, सिमिलरली Fy Px को चेंज नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स, देखिए अब हमारे पास एक क्लियर इंफॉर्मेशन आ गया कि दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। तो जो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा उसी को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, इस मोमेंटम को चेंज करेगा। बट ये जो मोमेंटम है पी वाई, दिस इज द मोमेंटम इन वाई एक्सिस, तो ये फोर्स इसको चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। सो फोर्स कैन चेंज ओनली द कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब सेम डायरेक्शन होगा तो फोर्स उस मोमेंटम को इंक्रीज करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन मोमेंटम होगा तो फोर्स उसको डिक्रीज करेगा, ये चीज है। बट फोर्स कैनॉट चेंज द कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विच इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, ठीक है। फोर्स can't change component of momentum perpendicular to force, ठीक है। बट इफ फोर्स कांट चेंज कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम परपेंडिकुलर टू फोर्स, अब देखिए जो मोमेंटम है px वो क्या है, वो तो mvx है, ठीक है। px इक्वल टू mvx, vx क्या है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो अगर ये फोर्स इस मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता है तो इसका मतलब ये फोर्स इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। सो फोर्स कैनॉट चेंज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू फोर्स, तो कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम जो लिखा है और वेलोसिटी, मतलब फोर्स कैनॉट चेंज कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द फोर्स कैनॉट चेंज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फोर्स, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? ये हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा, तो ये ऐसे जाके ऐसे आया, ठीक है। अब इस पॉइंट में अगर वेलोसिटी चाहिए तो इस पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रैजेक्टरी में किसी भी पॉइंट में वेलोसिटी चाहिए तो हम वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया, ये vx हो गया, ये vy हो गया, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स किस तरह एक्ट करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे एक्ट करेगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है इस फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दैट मींस ये फोर्स इसको चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। फोर्स कैनॉट चेंज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, ठीक है। सो Fg जो है, Fg can't change Fx, Fx। तो इसका मतलब क्या हो गया, Fg can't change Vx को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, बिकॉज दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। Fg किसको चेंज करेगा, Vy को चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी फोर्स के ऑपोजिट में है। अगर वेलोसिटी फोर्स के ऑपोजिट में है तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी फोर्स के डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। मतलब यहां पे अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो ये वेलोसिटी v हो गया, इस साइड में vx हो गया, ठीक है, इस साइड में vy हो गया, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो जब इस केस में मतलब हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी इज आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी इंक्रीज होगा। बट अगेन ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट होगा क्योंकि ये फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है। तो फोर्स कैनॉट चेंज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। नाउ सी फ्रॉम द रिलेशन F is equal to dp by dt for mass is equal to constant, हमारे पास रिजल्ट आया F is equal to ma। so this F is equal to ma is the result, force equal to mass into acceleration when mass is constant, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि देखिए m तो यहाँ पे मास हो गया, m is mass, ठीक है, F is force, a is acceleration, ये भी हमको पता है। बट ये जो फोर्स है ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है, ये जो a है ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब इस इंस्टेंट में अगर इतना फोर्स है तो इस इतना एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है। ये F इज इंस्टेंटेनियस, A is also instantaneous,
ए इज ऑल्सो इंस्टेंटेनियस, मतलब उस इंस्टेंट में, इस इंस्टेंट में अगर फोर्स इतना है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, ठीक है, ये सब इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है। सो दिस ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री। तो ए का जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, वो प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। उस इंस्टेंट में फोर्स क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, उसके ऊपर एक्सेलरेशन का वैल्यू डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये मुझे वीडियो लग रहा है थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसलिए फर्स्ट वीडियो में हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। इसके जो बाद का पार्ट है, सेकेंड पार्ट, मतलब इम्पल्स और कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थर्ड लॉ का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो आप इस वीडियो से आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स विल बी क्लियर, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम विल बी क्लियर। मोमेंटम कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, मोमेंटम में चेंज करने के लिए फोर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। फोर्स मोमेंटम के कौन से कॉम्पोनेंट को चेंज करेगा, वहां से हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन डिड्यूस किया कि फोर्स वेलोसिटी के कौन से कॉम्पोनेंट को चेंज करेगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा, ठीक है। सो आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर to you. In case of any clarification, you can directly message me or contact me, whatever possible way you have. But I will definitely help.